हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। मैंने आपको लास्ट क्लास में काफ़ी कुछ बताया था कि कैसे वेरिएशन इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, कैसे इवोल्यूशन इम्पॉर्टेंट है, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर के बारे में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? Reproduction is the ability to produce new organism is known as reproduction, and there are two types of reproduction: asexual reproduction and sexual reproduction. In asexual reproduction, it is a mode of reproduction involving single parent, and there are different modes of asexual reproduction also. Here you can see, first one is fission, second is fragmentation, third is regeneration, fourth is budding, फिफ्थ इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड सिक्स्थ वन इज स्पोर फॉर्मेशन। तो आप 6 टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से। पहला है क्या है? फिजन। सो फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल डिवीजन और फिजन, फिजन को हम सेल डिवीजन भी बोलते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? सेल डिवीजन होती है, लीड्स टू अ क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। मैनी डिफरेंट पैटर्न ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व. Many bacteria and protozoa simply split into two equal halves during the cell division. तो आपके जो प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं? वो क्या करते हैं? वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर अमीबा का। अमीबा में देख रहे हैं आप, सबसे पहले क्या हो रहा है? न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले न्यूक्लियस इलोंगेट होना शुरू होता है। न्यूक्लियस इलोंगेट होगा तो सेल भी इलोंगेट होती है, एंड देन अल्टीमेटली सबसे पहले देख रहे हैं आप न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद आपकी सेल मेम्ब्रेन यानी कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो अगर न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और अगर सेल मेम्ब्रेन या फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो क्या बोलते हैं हम उसको? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इक्वल हाफ्स में दो ये फ्यूजन में डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए लेशमैनिया का। लेशमैनिया में भी आपका बाइनरी फ्यूजन होता है। सबसे पहले क्या हो रहा है? आपका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद क्या हो रहा है? आपकी साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है। सो सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो मोर ऑफ देयर बॉडीज सच एज सीन इन लेशमैनिया। अब लेशमैनिया जो है, ये जो लेशमैनिया है ये क्या है? ये एक्चुअली डिसीज़ कॉज करता है काला आजार। आप देखेंगे कॉजेटिंग एजेंट क्या है काला आजार का, तो लेशमैनिया आप देखेंगे उसको। तो लेशमैनिया कौन से डिसीज़ कॉज करता है? काला आजार। विच हैव अ विप लाइक, लेशमैनिया हैज़ अ विप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड ऑफ द सेल. In such organism, binary fission occur in definite orientation इन रिलेशन टू दीज स्ट्रक्चर। उसके बाद ये तो था आपके बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल। अब आपका आता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है? जो मलेरियल पैरासाइट है आपका प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम क्या करता है? एक सेल को मैनी डॉटर सेल में डिवाइड करता है, तो इसको बोलते हैं हम मल्टीपल फिजन। तो हमने क्या पढ़ा फिजन के बारे में? फिजन इज डिफाइंड एज द, प्लीज नोट कीजिए अपनी कॉपी में, फिजन इज डिफाइंड एज द splitting of the organism into 2 equal halves, and each half give rise to new organism, for example amoeba and bacteria. So the most common type of fission is binary fission, and it is a division of organisms such as bacteria into 2 or more parts. Now binary fission can be irregular, longitudinal, transverse and also obliquely. तो आपको इतना पढ़ने की मतलब आपको किस टाइप से वो फिजन करता है इतना आप देख सकते हैं। आप एक बार अपने यूट्यूब पे देख सकते हैं या फिर इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कैसे वो डिवाइड करता है, इफ़ यू हैव क्यूरोसिटी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारा फ्रेगमेंटेशन के बारे में। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है आपका? फ्रेगमेंटेशन इट इज़ अ प्रोसेस in multicellular organism with relatively simple body organization. Simple reproductive method can still work. Spirogyra, for example, simple breaks into a small pieces. अब देखो स्पायरोगायरा यहाँ पे एग्जाम्पल है फ्रेगमेंटेशन का। अगर पूरा ऑर्गेनिज्म हम उसको कहीं से भी ब्रेक करेंगे तो वो एक न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। तो उसको क्या बोलूँगी मैं? फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, जिसमें स्मॉलर पीसेस मैच्योर होने के बाद
सॉरी मैच्योर होने के बाद स्मॉलर पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं ये इंडिविजुअल, और हर पीस जो है, हर फ्रेगमेंट क्या देता है, न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है. सो दिस इज नॉट फॉर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. They cannot simple divide cell by cell. The reason is that many multicellular organisms, as we have seen, are not simply random collection of cell. Specialized cells are organized as tissue. आपको मैंने ये बताया था, जितनी भी cells होती हैं वो किस में ऑर्गेनाइज होती है, टिश्यू में, टिश्यू ऑर्गन में, ऑर्गन सिस्टम में, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म में. ठीक है, तो ये क्या है, हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. तो ऐसे ही यहाँ पर स्पेशलाइज सेल्स क्या होती है, ऑर्गेनाइज होती है टिश्यू में, टिश्यू ऑर्गन्स में, ऑर्गन आपका ऑर्गन सिस्टम में, एंड ऑर्गन सिस्टम आपका ऑर्गेनिज्म में. नाउ ये, हाँ ओके फाइन, चलिए. तो ये था हमारा फ्रेगमेंटेशन के बारे में. फ्रेगमेंटेशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया, एक बार फिर से रिपीट करूँगी मैं. Fragmentation is a mode of asexual reproduction in which organism break into pieces and each piece give rise to new organism, for example Spirogyra and Planaria. तो ये इसके एग्जाम्पल है. ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है रीजनरेशन. रीजनरेशन में क्या हो रहा है, मैनी फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल. बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी वो, हाँ ओके फाइन. सो मैनी फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो डिफरेंट अपने बॉडी पार्ट्स को अगर उनका ब्रेक हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है, दोबारा से न्यूली फॉर्म हो जाता है. सो इफ़ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट, कुछ अगर मान लीजिए कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, वो समहाउ कट हो गए हैं, कैसे भी उनका कोई भी पार्ट, बॉडी का पार्ट क्या हो जाएगा, ब्रोकन हो गया है या कट हो गया है, तो क्या करेगा वो, मैनी ऑफ दीज पीसेस ग्रो. अब ये जो पीसेस है वो क्या हो जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे सेपरेट इंडिविजुअल में. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा एंड प्लेनेरिया. नाउ कट इंटू एनी नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीस ग्रोज into the complete organism. This is called as regeneration. Regeneration is carried out by specialized cells, and these cells proliferate and make large number of cells. From this mass of cell, different cells undergo changes to become various cells, type and tissue. Now these changes take place in the organized sequence referred to as development. Regeneration is not the same as reproduction, since most organisms would not normally depend on being cut up to be able to reproduce. भाई बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कट पर ही डिपेंड नहीं करते हैं, दे एक्चुअली रिप्रोड्यूस. तो क्या है रीजनरेशन में, मैंने क्या बताया आपको, रीजनरेशन इज द प्रोसेस इन विच organism has the ability to form new organism from their body parts, and cut or broken part generate into a new organism. and for और इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया. ये आपको याद रखना है. ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका प्लेनेरिया है. प्लेनेरिया कितने भी पार्ट्स में कट है, वो उसके हर पार्ट्स ने क्या दिया है, एक न्यू इंडिविजुअल दिया है. तो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हुआ है यहाँ पे. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा बडिंग पर. बडिंग क्या है, ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स reproduction in the process of budding. Now in hydra a bud develop as an outgrowth. अब क्या होता है कि हाइड्रा में जो बड होती है वो बड फॉर्म होती है एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट. Now this bud develops into tiny individual, and when fully mature and it get detached from the parent and नाउ इंडिपेंडेंट. आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हाइड्रा है ना. हाइड्रा के पास एक छोटी सी रिपीटेड सेल डिवीजन के बाद एक छोटी सी बड प्रोड्यूस हुई है. ये बड जो है क्या करेगी, थोड़े टाइम के बाद एक फुली न्यूली इंडिविजुअल में चेंज हो जाएगी, और जैसे ये मैच्योर हो जाएगी ये अब पेरेंट से डी अटैच हो जाएगी. तो ये था आपका बडिंग. तो बडिंग मैंने आपको क्या बताया, बडिंग इज डिफाइंड एज एन आउटग्रोथ from the body of an organism, and this outgrowth then detach from the body and form a newly independent organism. For example hydra and yeast भी इसका example है. ठीक है,
चलिए लास्ट पढ़ते हैं हम, सॉरी सेकंड लास्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ reproduction in which asexual reproduction it is a type of asexual reproduction. In this form the reproduction occur with the stem, root and leaves are used to form a plant when provided with a suitable condition, and layering and cutting are the two common methods used for vegetative propagation. For example, banana, rose, jasmine, etc. The plant produced through vegetative propagation is genetically identical to the parent. ठीक है, तो ये जो आपकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ये आप कैसे प्रोड्यूस कैसे कैसे क्या इसमें क्या होता है कि आपके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट के, रूट, स्टेम और लीव्स, दे डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट्स अंडर अ अप्रोप्रिएट कंडीशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इन दिस एनिमल unlike most animal, the plant can indeed use such a mode of reproduction, and this property of vegetative propagation is used in methods such as layering, grafting to grow a new plants. शुगर केन, रोजेज, इन सभी प्लांट्स में ये प्रोसेस यूज़ होती है. इन सभी प्लांट्स में ये प्रोसेस यूज़ होती है. क्या करते हैं जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसका छोटा सा पार्ट कट कर लेंगे एंड देन दीज कट पार्ट ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल. तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जांपल है. तो और देखिए, प्लांट रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बियर फ्लावर्स, फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स. अब सीड से भी जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वो भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंडर ही आते हैं. सच मेथड ऑल्सो मेक पॉसिबल the propagation of plants such as banana, orange, rose, jasmine that have lost the capacity to produce the seeds. Another advantage of vegetative propagation is that all the plant produce genetically similar enough to. सबसे ज़्यादा इसका एडवांटेज क्या है, बड़ा ध्यान से देखिए कि it is genetically similar enough to parents plant to have all these characteristics. ठीक है, तो जो बनाना का प्लांट है, अगर आपने उसके प्लांट को कट किया और उसको ग्रो कराया एक न्यू इंडिविजुअल में, तो क्या होगा, उसके पास सारे जेनेटिकली कैरेक्टरिस्टिक्स वही होंगे, आइडेंटिकल होंगे जो कि उसके पेरेंट के थे. ठीक है, चलिए. So similarly, bud produced in the notches along the leaf margin of bryophyllum fall on the soil and develop into new plants. तो ये भी है एक एग्जाम्पल. क्या है इस एग्जाम्पल में कि जो ये लीफ है, लीफ के पास एक छोटी सी बड प्रोड्यूस हो गई है. अब जैसे ही ये बड फॉल ऑफ करेगी, जहाँ भी ये बड फॉल ऑफ करेगी वहाँ एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा. तो ये एग्जाम्पल है किसका, ब्रायोफाइलम का, ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू द न्यू प्लांट्स. ठीक है, तो ये था आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. चलिए, ओके. स्पोर फॉर्मेशन, सबसे पहले क्या है स्पोर फॉर्मेशन. अब एक बार स्पोर फॉर्मेशन भी देख लेते हैं. ठीक है, तो हाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी इसके अंदर कि पहला क्या था, कटिंग इन्वॉल्विंग द रूट ऑफ द सीवियर पीस ऑफ अ प्लांट. ऐसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं एक न्यू प्लांट को, तो सबसे पहले क्या है, कटिंग करेंगे हम. अगर रूट्स की कटिंग करते हैं तो और उसको कहीं और ग्रो करते हैं तो वो एक न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करती है. सेकेंड आपका लेयरिंग इन्वॉल्व द रूटिंग ऑफ द पीस ऑफ द प्लांट एंड देन सीवरिंग इट. थर्ड वन है ग्राफ्टिंग अकर टू plant parts are joined together such as stem and roots. The stem of the plant to be grafted is known as season and the roots are called as stalk. आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं इंटरनेट पे कि ग्राफ्टिंग में भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है. तो आपको अगर एग्जाम में आता है कि ग्राफ्टिंग जो है वो किससे रिलेटेड है, कौन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मार्क करोगे. ठीक है, चलिए. तो टिश्यू कल्चर क्या होता है, न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग द टिश्यू और सेपरेटिंग द सेल फ्रॉम द growing tip. Okay,
सो द सेल्स आर देन प्लेस्ड इन आर्टिफिशियल मीडिया। हम क्या करते हैं, जो न्यू प्लांट्स होता है वो ग्रो कर, इस कल्चर में, इस टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि न्यू प्लांट्स फॉर्म होता है बाय रिमूविंग द टिश्यू और सेपरेटेड सेल, है ना। अगर कोई ग्रोइंग है प्लांट, उसकी अगर हम टिप से कुछ सेल्स निकाल लेते हैं, कुछ टिश्यूज़ निकाल लेते हैं, तो हम उसको एक सेपरेट कंडीशन में, लेबोरेटरी कंडीशन में या कैसी भी कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में आप उसको ग्रो कर सकते हैं न्यूली इंडिविजुअल में। सो द सेल्स आर देन प्लेस्ड इन अ आर्टिफिशियल मीडियम। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, टिश्यू कल्चर में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, आर्टिफिशियल मीडियम प्रोवाइड करते हैं, वेयर दे आर रैपिडली डिवाइड टू फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स और कैलस। द कैलस इज देन ट्रांसफर्ड अनदर मीडियम। कैलस जो होता है ग्रुप ऑफ सेल्स होती है, तो ये कैलस क्या करते हैं, फिर हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं किसी दूसरे मीडियम पे कंटेनिंग हार्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, है ना। तो वो उस मीडियम में क्या होगा, आपके न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होंगे, है ना, हार्मोन्स प्रोवाइड होंगे, सो दैट दे ग्रो एंड डिफरेंशिएट। द प्लांटलेट्स आर देन प्लेस्ड इनटू द सॉइल। देन उसको हम सॉइल में प्लेस करेंगे एंड देन दिस completely grow into mature plant. So ये था आपका टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रो फ्रॉम वन पेरेंट इन अ डिसीज़ फ्री कंडीशन। टिश्यू कल्चर जो यूज़ करते हैं आप, डिसीज़ फ्री कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। आपको किसी भी प्लांट पे अगर रिसर्च करनी है तो तो वो आपको प्लांट क्या चाहिए, डिसीज़ फ्री चाहिए। तो टिश्यू कल्चर बेसिकली क्या है, डिसीज़ फ्री कंडीशन प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट्स की यूज़ किया जाता है। दिस टेक्निक ऑल्सो यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ठीक है, तो ये था आपका टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में मैंने आपको क्या बताया, टिश्यू कल्चर में मैंने आपको बताया कि कोई भी आप प्लांट का क्या करेंगे, कोई पार्ट लेंगे जो कि न्यूली ग्रो कर रहा है, और उस ग्रोइंग पार्ट से क्या करेंगे आप, रिमूव करेंगे टिश्यू को या फिर सेल्स को रिमूव करेंगे। देन उसको आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करेंगे। आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करने के बाद उसको प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे, हार्मोन्स प्रोवाइड करेंगे, सो दैट दे कैन ग्रो एंड डिफरेंशिएट। देन दिस प्लांटलेट्स देन ट्रांसफर टू द सॉइल, एंड सॉइल के अंदर ये प्रॉपरली मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छी एप्लीकेशन है इसकी। नेक्स्ट है, लास्ट वन है आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में देखिए, इवन इन मैनी सिंपल multicellular organisms specific reproductive parts can be identified. The thread like structure that developed on the bread, आपने देखा होगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ब्रेड पे ग्रो करती है। राइजोपस इसका बड़ा कॉमन एग्जांपल है स्पोर फॉर्मेशन का। सो दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऑन देयर अदर हैंड द टाइनी बॉब, ये आप देख रहे हैं टाइनी बॉब, ये टाइनी बॉब्स के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अगर ये टाइनी बॉब्स बर्स्ट हो जाते हैं तो ये जो अपने पोर्स है वो स्प्रेड करते हैं, और जो ये पोर्स स्प्रेड होते हैं, जहाँ जहाँ ये स्पोर्स होंगे वहाँ वहाँ एक न्यू इंडिविजुअल, न्यू ऑर्गेनिज्म राइजोपस का फॉर्म होगा। ठीक है, सो द टाइनी बॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन एंड बॉब्स आर कॉल्ड एज स्पोरेंजा। तो इसको मैं क्या बोलूँगी, जो स्पोर प्रोड्यूस करता है आपका ये टाइनी बॉब लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलूँगी मैं, स्पोरेंजिया। जो भी पार्ट जो है ये राइजोपस का स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको क्या बोलूँगी मैं, स्पोरेंजिया, विच कंटेन स्पोर्स दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल. Now the spores are then covered by thick walls and that protect them until they come into contact. ठीक है, तो ये जो स्पोर्स हैं वो क्या करेंगे, ये थिक वॉल्स डेवलप कर लेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को। ठीक है, किसी भी हार्श कंडीशन से, विद अनदर मॉइस्ट सरफेस एंड कैन ग्रो। अब ये मॉइस्ट सरफेस पे यही स्पोर्स क्या करने लगेंगे, ग्रो करने लगेंगे एंड देन डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। ओके, तो मैंने क्या बताया आपको स्पोर फॉर्मेशन का। स्पोर फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया स्पोर फॉर्मेशन इज अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स सच एज हाइफे। हाइफे बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप लिखिए इसको कॉपी पर, हाइफे HYPHAE। हाइफे क्या होता है, हाइफे अगर ये राइजोपस में हाइफे प्रेजेंट है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर एक इंडिविजुअल है। तो अ बॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर इन राइजोपस आर इन्वॉल्व इन द
reproduction, and this bob like structure called as sporangia burst out and releases the spores, and these spores then develop into a new individual from the spores. So this is called as uh, spore formation. This is asexual mode of asexual reproduction, and it is also one of the asexual reproduction, and we have discussed so far. Okay, fine. I think we have cleared the asexual reproduction in this chapter. In next class I will discuss the sexual reproduction also. Okay, fine. I think we have done asexual reproduction. I will discuss your doubts also in the next class. If you have any doubt you can ask me, and yeah, that's it. So प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। एक्स्ट्रा वीडियो भी आप यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, वो देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है नेक्स्ट क्लास में मैं आपके डाउट्स भी लूँगी, नहीं तो मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करूँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।